हमने लास्ट क्लास में आइजा 200 का ओवरव्यू लिया था। आज की क्लास में जो हम ओवरव्यू ले रहे हैं वो किसका ओवरव्यू ले रहे हैं? आइजा 315। अच्छा, ये आइजा 315 है क्या? ये हमारे प्लानिंग का पहला स्टैंडर्ड है। हम कहाँ पे खड़े हुए? हम यहाँ खड़े हुए, और ये हमारी प्लानिंग का ये पहला स्टैंडर्ड है हमारी प्लानिंग का। क्या मतलब इसका? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करता है। ऑडिटर फॉरेन से इन्वेंट्री काउंट करने नहीं बैठता। ऑडिटर क्या काम करता है? ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है। ऑडिटर क्या काम करता है? ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है। क्या मतलब इसका? वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होता है किस चीज की? किस चीज की? एनवायरनमेंट की। किस चीज की? एंटिटी की। तो आज की क्लास में हमने ये दो वर्ड समझने की कोशिश करनी है कि एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है। नोट किसी ने नहीं करना है, कोशिश करिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं आपने वो सुनना है। यहां तक बात समझ आती है? और अगर 1 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहती है अभी, जितना अच्छा सुन लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बड़ी अच्छा। इसका मतलब ये है, हम खड़े हुए 2020 में, इमेजिन कर रहा हूं, सही है, मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। हम कहाँ खड़े हुए? 2020 में। हम 2020 मतलब हम जून 30 2020 को ऑडिट कर रहे हैं। हम वाकई में 2020 में खड़े हुए हैं। अच्छा, अगर हम 2020 को ऑडिट कर रहे हैं तो मैं ऑडिट कर किस कर रहा हूं? मैं ऑडिट कर रहा हूं, हाँ जी, मैं इसका ऑडिटर हूं, मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं। मैं कौन से फेज में खड़ा हुआ? मैं प्लानिंग फेज में खड़ा हुआ। सही है। जब मैं कतर एयरवेज का ऑडिट कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कतर एयरवेज के, जल्दी छेती छेती, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। कतर एयरवेज के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। एनवायरनमेंट का मतलब कतर एयरवेज किस, जल्दी जल्दी छेती, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है? किस इंडस्ट्री में ऑपरेट, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है कतर एयरवेज? जल्दी, एयरलाइन। जबरदस्त। क्या 2020 में एयरलाइन इंडस्ट्री में कुछ चल रहा था? नहीं, कोविड एयरलाइन में थोड़ी चल रहा था। एयरलाइन इंडस्ट्री में कुछ चल रहा था 2020 के वक्त। जल्दी छेती छेती, हाँ जी, कोविड चल रहा था। अच्छा, कोविड चल रहा था तो इसका मतलब है आप एयरलाइन का ऑडिट कर रहे हैं और पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है किस चीज़ की वजह से? कोविड की वजह से। आपने जब इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली तो आपने कहा यार एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या मसला चल रहा है? कोविड का। अच्छा, यही कोविड का मसला जीएसके के लिए, जीएसके समझते हैं ना, जो मेडिसिन वगैरह बनाती है, उनके लिए मसला नहीं है। उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, सही है ना। लेकिन मसला किस चीज के लिए? एयरलाइन के लिए क्यों मसला है? एयरलाइन के लिए इसलिए मसला है बिकॉज रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ गई है। कोई ट्रैवल कर नहीं पा रहा, कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, ट्रैवलिंग पे बैन लगा हुआ है, टूरिस्ट बैन हुआ हुआ है, सारी चीजें बैन हुई। जब इतना कुछ हो रहा है तो आपको नहीं लगता, अच्छा आइजा 315 है क्या? एज एन ऑडिटर आपने क्या आइडेंटिफाई करना होता है? ऑडिट रिस्क। और ये क्या होता है ये हमें क्लास के एंड में हम पढ़ेंगे। ये हम क्या करेंगे क्लास के एंड में। अच्छा, इसका आंसर ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन हम कब पढ़ेंगे इसको? क्लास के एंड में। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जब मैं कोविड मैंने देखा तो मैंने कहा यार एयरलाइन इंडस्ट्री है, कोविड से अफेक्ट हुई है, इसका मतलब है कि इसका जो जहाज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ रहा होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। पीपी आ रहा होगा यार। जो जहाज है वो क्या होगा? मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड, उससे मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं, तो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड। क्या इसमें कोई मसला हो सकता है? जल्दी छेती छेती, क्या इसमें कोई मसला हो सकता है? क्या मसला होगा? सर ये प्लांट तो आपका गया, क्यों गया? सर 100 रुपए का खरीदा था, लेकिन इससे उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 5 साल। लेकिन अगले 5 साल में मैं इससे 100 रुपए नहीं जनरेट कर सकूंगा। क्यों नहीं जनरेट कर सकूंगा? सर कोविड चल रहा है, बैन है, तो ये प्लांट आपको कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं प्लेन को बैठ के काउंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा हूं? प्लानिंग फेज पे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूं, ताकि मुझे क्या आइडेंटिफाई हो जाए? मुझे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझने की कोशिश करेगा ये लाइन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यहां पे मसला हो सकता है, और फिर उन मसले के अगेंस्ट में यहां पे जाके
प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और एविडेंस लूंगा और फिर कंक्लूड करूंगा कि क्या वाकई में कोई मसला होगा तो लिख दूंगा अपनी रिपोर्ट में मसला है, अगर मसला नहीं होगा तो अपनी रिपोर्ट में कह दूंगा कोई मसला नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो कितनी आसान चीज हो गई कि जब मैंने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता चला मैं किसका ऑडिट कर रहा हूँ, कौन सी इंडस्ट्री है, और एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? कोविड चल रहा है। इसी की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एनवायरनमेंट में ही आपने एक और चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है जो कि क्या कहलाती है? रेगुलेशंस। एनवायरनमेंट में ही आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है? रेगुलेशंस के। ये जो कतर एयरवेज है इसका अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो एक तो चीज हो गई कौन सी इंडस्ट्री में है, दूसरा इसके ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई हो रही होती। कतर एयरवेज वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन। वाज हुआ क्या, सऊदीया ने कहा और बाकी सारी मिडिल ईस्ट ने कहा कि जी आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। ये पता है हम सबको। सऊदीया और मिडिल ईस्ट ने कहा कि जी आपने अगर जाना है ना, अगर आपने यूके जाना है ना तो हमारा एयर स्पेस आप, तो अगर एमिरेट्स वाले 16 घंटे में लेके जा रहे हैं, कतर एयरवेज वाले 26 घंटे में लेके जा रहे थे, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? एमिरेट्स को। और कतर एयरवेज 26 घंटे में लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ्यूल भी ज्यादा लग रही है, फ्यूल ज्यादा लग रही है तो कॉस्ट भी ज्यादा लग। इट मींस देयर कुड बी एनी रेगुलेशन जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसला आ सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? आप अभी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं। देखें मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। हम नोकिया का नाम सुना है सबने? कभी भी आप 3310 को पकड़ के बैठ जाएं, आपको कभी नहीं लगेगा कि ये इंपेयर्ड है, उसको दीवार से मारे साला नहीं टूटता। सुना है 3310 आप लोगों ने? तो अगर, लेकिन जब मैं नोकिया का ऑडिट कर रहा था तो मैंने ये नहीं देखा कि इन्वेंट्री कैसा दिख रहा है, मैंने ये देखा कि नोकिया कौन सी इंडस्ट्री में है, मोबाइल। और इंडस्ट्री में जब मैंने देखा तो मुझे पता चला मार्केट में तो ठीक ठाक कंपटीशन है। और कंपटीशन कैसे आ गए? आईफोन आ चुका है, सैमसंग आ चुका है, ये लोग क्या इंट्रोड्यूस कर चुके हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या आप और मैं नोकिया 3310 खरीदेंगे? इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और चीज आ रही होगी जिसका नाम क्या होगा? 3310 नोकिया की बुक्स में कहां रिकॉर्ड हो रहा होगा? इन्वेंट्री में रिकॉर्ड हो रहा होगा। आपको नहीं लगता ये इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? ऑब्सोलीट हो चुकी है। आपको नहीं लगता ये इन्वेंट्री ओल्ड हो चुकी है? आपको नहीं लगता इस इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो? आप 3310 को देखते रहे, आप कभी इंपेयरमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। बट जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तो कतर एयरवेज का जहाज बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी इंडस्ट्री की, रेगुलेशन की, तो पता चला नहीं जहाज अच्छा तो लग रहा है लेकिन जहाज क्या हो चुका है? इंपेयर्ड हो चुका है। क्यों इंपेयर्ड हो चुका है? बिकॉज ये सफिशिएंट कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? रेगुलेशन का मसला है, कोविड का मसला है, इंडस्ट्री का मसला है, एयरलाइन का मसला है। मैं अभी एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी है, उसका सिर्फ एक ही काम है, इंपोर्ट करती है और यहाँ पे सेल करती है। ये काम है इसका, इंपोर्ट और सेल। आप सोचें बच्चों, सुनिएगा मेरी बात, और ये काम आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों ने करना है, सिर्फ इंपोर्ट और सेल। आप सोचें ये बात, पिछले साल जब इंपोर्ट कर रही थी तो 160 रुपये का एक गुड पड़ रहा था, अब जब इंपोर्ट कर रही है 260 रुपये का पड़ रहा है उसको। आप सोचें 100 रुपये से आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया। जब आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया और यहाँ मुल्क के हालात, इन्फ्लेशन इतने ज्यादा है, 27-28% पे आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, कोई खरीदेगा वो प्रोडक्ट? प्यारे बच्चों, क्या कोई वो प्रोडक्ट खरीदेगा? जब वो कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा क्या कंपनी चल सकेगी? जब कंपनी ही नहीं चल सकेगी प्यारे बच्चों तो कंपनी बंद हो जाएगी, गोइंग कंसर्न का मसला हो सकता है। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं तो उससे आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे मसला हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये दो वर्ड समझ आ गए मेरे बच्चों को। कौन सा पहला वर्ड? एनवायरमेंट। दूसरा वर्ड, अच्छा एंटिटी में भी नहीं है। एनवायरमेंट में कौन से दो वर्ड? अब ये वर्ड समझ आ रहा है कि आपने कभी भी कंपनी को नहीं देखना है, सबसे पहले कंपनी के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एनवायरमेंट का मतलब है कौन सी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपने ये देखना है, सही है। और उस इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देखिए एक बंदा प्लास्टिक के बैग बनाता था, थैलियां बनाता था, रेगुलेशन आई, प्लास्टिक के बैग खत्म कंपनी। तो जो प्लांट था कोई खरीदेगा? आप क्यों नहीं खरीदेंगे?
ना मैं उसको यूज करके कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूं, ना उसको बेच के। क्यों नहीं बेच सकता? आप खरीद के क्या कर लेंगे? आप तो प्लास्टिक के बैग बना नहीं सकते, बिकॉज मिल्क का कानून है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके आपको ये पता चल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे रिस्क हो सकते हैं। रिस्क क्या होता है अभी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल, एक बिल्कुल ही कैजुअल एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। जब आप एंटिटी पे आते हैं तो ये बड़ा जरूरी है। अब आप किसके ऊपर आएंगे? एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी। अब मैं कतर एयरवेज के अंदर झांकूंगा, अब मैं नोकिया के अंदर झांकूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? जब मैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है। बिकॉज जब तक आपको ऑपरेशंस नहीं पता होंगे कंपनी के, आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी है बैंकिंग। मैन्युफैक्चरिंग पे दो रिस्क हमेशा होंगे, जल्दी जल्दी बता दें। क्या ये दो रिस्क बैंकिंग में होंगे? नहीं। जब तक आपको नेचर ऑफ द एंटिटी का ही नहीं पता होगा, आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी का ऑपरेशन क्या है? कंपनी का ऑपरेशन ये है कि वो इंपोर्ट करती है। कंपनी के ऑपरेशंस क्या है कि वो क्या करती है? अगर वो इंपोर्ट करती है तो इसका मतलब है कि IAS 21 के हिसाब से एक रिस्क ये हो सकता है कि जो करेंसी रेट यूज किया होगा वो सही यूज नहीं। बट एक ऐसी कंपनी जो कि इंपोर्ट ही नहीं करती, यही बनाती है, सब कुछ करती है, यहां पे ये रिस्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो अब आप किसके ऊपर आएंगे? अब आप एंटिटी के ऊपर आएंगे, और एंटिटी के ऊपर आके आप ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे कि कंपनी का ऑपरेशंस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, बिजनेस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के पास, हाँ जी भाई पैसा कहां से आया? भाई प्लांट लगाया है तो प्लांट के लिए, अब आप समझ रहे हैं, अब हम किसको झांक रहे हैं? अब हम कंपनी को, भाई बताओ क्या काम करती हो? अच्छा जी मैन्युफैक्चरिंग करती हो, तो इसका मतलब प्लांट है। हाँ जी प्लांट है। तो भाई प्लांट बनाने के पैसे कहां से आए? भाई दो जगह से पैसे आ सकते हैं ना, जल्दी छेती छेती, या तो शेयर होल्डर या बैंक से। क्या यहां तक बात समझ आती है? या तो शेयर होल्डर से पैसे आएंगे या फिर बैंक से। अच्छा जबरदस्त। अगर बैंक से पैसे लिए हुए, अगर, तो बैंक ने फ्री में तो पैसे नहीं दिए होंगे आपको, बैंक ने कुछ कंडीशंस लगाई होंगी आपके ऊपर। उन कंडीशंस को हम अच्छी जबान में क्या कहते हैं? कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स को हम लॉ की लैंग्वेज, कंडीशंस को हम लॉ की लैंग्वेज में क्या कह रहे होते हैं? कोवेनेंट्स। जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक आपके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन इंपोज करता है। क्या कंडीशन इंपोज करता है? बैंक आपके ऊपर कंडीशन इंपोज करता है कि देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतने रुपए से कम नहीं होना चाहिए, आपकी करंट लायबिलिटी करंट एसेट से एक्सीड। इसका मतलब समझ आता है कि अगले एक साल में आपको 150 रुपए देने हैं और आपको मिलेंगे कितने? 100 रुपए। तो इसका मतलब है आप तो अगले साल डिफॉल्ट करके बैठे हुए हो। 50 रुपए के आपके सप्लायर ऐसे होंगे या 50 रुपए के आपके क्रेडिटर्स ऐसे होंगे जिसको तो आप पेमेंट कर ही नहीं। जब इसको पेमेंट ही नहीं कर सकते, उसका मतलब मुझे आप कैसे पेमेंट करोगे? तो वो एक कंडीशन लगाता है। क्या कंडीशन लगाता है? करंट लायबिलिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। किस चीज से? अगर करंट लायबिलिटी आपकी 150 आ रही है और करंट एसेट आपके पास 100 रुपए आ रहा है, तो बैंक के पास ये राइट होता है कि बैंक सारा का सारा पैसा आपसे वापस मांग लेगा। आपको पता है ये चीज? बैंक सारा का सारा पैसा आपसे वापस मांग। जहां बैंक ने सारा का सारा पैसा आपसे वापस मांग लिया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपने मजे मजे से दिखाया होगा बैंक लोन को कहां पे? नॉन करंट। क्या ये नॉन करंट लायबिलिटी है? बैंक सारा का सारा पैसा आपसे मांग सकता है, क्या ये नॉन करंट लायबिलिटी है? ये कौन सी लायबिलिटी है? ये करंट लायबिलिटी है। प्यारे बच्चों, मैं एग्रीमेंट देखूंगा तो मुझे ये लगेगा नॉन करंट, करंट सही है, लेकिन जब तक मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करूंगा, मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि एफएस में ये वाला मसला भी हो सकता है। कि यहां तक बात समझ आती है? एग्जैक्टली इसी तरीके से प्यारे बच्चों कि जब कोवेनेंट ब्रीच होता है, बैंक सारा का सारा पैसा आपसे इमीडिएटली मांग लेगा, आप नहीं दे सकोगे। जब आप नहीं दे सकोगे तो ये जो प्लांट लिया था, किसके पैसे से लिया था? बैंक आपका प्लांट ही लेके चला जाएगा। जब बैंक आपका प्लांट ही लेके चला गया, तब आप ऑफिस जाके क्या मक्खियां मारोगे? जब गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो सेल कैसे करोगे? जब सेल ही नहीं कर पा रहे तो पैसा कैसे आएगा? जब पैसा ही नहीं आएगा तो सप्लायर को कैसे पे करोगे? शेयर होल्डर को कैसे पे करोगे? तो एट द एंड कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा,
तो इसका मतलब एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, किसकी अंडरस्टैंडिंग ली? एंटिटी। सिर्फ हम ये वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, सही है। और आज की क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क, जो इंशाल्लाह 1:30 में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, बिल्कुल एक्टिव रहना है, बिकॉज हम जब 1:30 पे डिस्कशन करने बैठेंगे तो इन्हीं को वापस से देख रहे होंगे। डन हो गया भाई यहाँ तक? तो ये बातें समझ आती है हमें कि जब आप किसी कंपनी को ऑडिट करते हैं, पहला काम प्लानिंग फेज में किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट का मतलब इंडस्ट्री, रेगुलेशंस। इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटर भी आ सकता है, इंडस्ट्री के अंदर एयरलाइन पूरी कैसे चल रही है वो भी आ सकती है, इंडस्ट्री के अंदर सप्लायर भी आ सकता है। हर वो चीज़ जो कि आपके कंपनी से बाहर है वो सारी की सारी कहाँ कवर्ड होती है? इंडस्ट्री में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप कंपनी को झांकेंगे और 2-3 सिंपल से सवाल है, भाई क्या काम करते हो? भाई ये काम करता हूँ। अच्छा, इंपोर्ट भी करते हो? तो मतलब IS 21 का भी कोई मसला हो सकता है। समझ आ रही है बात? अच्छा, पैसा कहाँ से है? बैंक से। अच्छा जी, अगर कंडीशंस कोवेनेंट्स है, हाँ जी कोवेनेंट्स भी, कोवेनेंट ब्रीच हो गए तो बैंक तो सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। अच्छा, तीसरी चीज़, ये जो पैसा है, हाँ जी, इसको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा यार। बैंक से पैसा लेके बैंक में तो नहीं जमा कराया होगा बच्चों, तो बैंक से पैसा लिया होगा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट किया है भाई? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। कहाँ इन्वेस्ट किया है भाई? इनटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को? अब फॉर एग्जांपल GS की जब कोविड आया तो एक बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उनके पास तो इतना पैसा नहीं था। उन्होंने किससे लोन लिया? बैंक से। और बैंक ने कहा ठीक है जी, लोन क्यों चाहिए? भाई हमें कोविड वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं, हम एक कोविड वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा जी? ये वैक्सीन पूरी दुनिया में यूज होगी, बिलियंस की पॉपुलेशन है, हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। बैंक ने लोन दे दिया। पैसा कहाँ से आया? बैंक से। कहाँ इन्वेस्ट करा? इंटेंजिबल एसेट, कोविड वैक्सीन में। आपको नहीं लगता क्या पता वैक्सीन ना चले? क्या पता वैक्सीन बने ही ना? क्या पता कॉम्पिटिटर आपसे पहले, क्या पता WHO आपके वैक्सीन को अप्रूव ही ना करे। तो जब आपका वैक्सीन ही नहीं चलेगा तो इसका मतलब है आपका वैक्सीन क्या हो चुका है? आपका इंटेंजिबल है, $1 बिलियन लगा चुका हूं, पैसा नहीं आना, क्या हो चुका है? आपका इंटेंजिबल एसेट क्या हो चुका है? इम्पेयर्ड हो चुका है प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात। अच्छा, इम्पेयरमेंट का मतलब आपको, चलें ठीक, छोटी सी चीज़ ताकि आगे जाके थोड़ी आसानी हो। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हाँ जी, जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये सिंपल, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी रिसोर्स जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और उससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास इन्वेंट्री 100 रुपये की आ रही है और मुझे लगता है इससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितने का मिलेगा? 80 का। तो मैं इसको कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 80 पे। और 20 रुपए की क्या रिकॉर्ड कर दूंगा? प्यारे बच्चों, जितने भी एसेट्स हैं उन सब के पीछे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो यही है ना। आप PP को रख लें, PP भी कितने पे आ रहा है? 100 रुपये पे। एक प्लांट है आपका, कंट्रोल करता हूँ मैं और उससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कितने का मिलेगा? 70 का मिलेगा। तभी तो वैल्यू इन यूज निकालता हूँ, तभी तो फ्यूचर कैश फ्लो निकालता हूँ। कितने का बेनिफिट मिलेगा? 70। इसका मतलब कितने की इंपेयरमेंट करने की जरूरत है? 30 की। सेम चीज़ प्यारे बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स में भी होगी। 100 रुपये का इंटेंजिबल एसेट है भाई, क्या लगता है कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे। 50 की इंपेयरमेंट कर दो। सेम चीज़ आपकी अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी एसेट है। कितने रुपए मिल रहे? 100 रुपये मिले, लेकिन मुझे लगता है नहीं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिलेगा? 80 रुपये। तो इसका मतलब 20 रुपये के अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बैड डेट एक्सपेंस। तो आपके जितने भी एसेट है उसमें हमेशा इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों कॉन्सेप्ट होता है? बिकॉज एसेट की, बिकॉज सारे के सारे आपके क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स की डेफिनेशन ही ये है एक ऐसी रिसोर्स जिसको आप कंट्रोल करें और उससे, तो अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना ही 80 का है तो आप एसेट को 100 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करो, उसको 80 पे ले करो। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, तो हमने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली प्यारे बच्चों? एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी प्यारे बच्चों, इसमें हमें बेतहाशा इंफॉर्मेशन मिली। ये क्लियर है? ये क्लियर? मैंने PP के ऊपर मुझे एविडेंस नहीं मिला है अभी तक कोई। मुझे इन्वेंट्री के ऊपर कोई ऑडिट एविडेंस, मैं भी कहाँ खड़ा हूँ? प्लानिंग फेज में। यहाँ तक क्लियर हम सारे दोस्त यहाँ पे? अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है वंस यू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग,
वंस यू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, आपने क्या काम करना है, आपने इस इंफॉर्मेशन को लिंक करना है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या फिर एजर्शन लेवल पे। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, एफएस लेवल क्या है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी डिस्कशन किसके ऊपर होने जा रही है? एजर्शन लेवल। हमारे पास 4 एजर्शंस होती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल, हमारे पास एफएस में क्या आ रहा होता है? पीपी, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश एंड बैंक है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा होता है? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस में हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ रहा होगा, ऊपर कुछ प्री पेमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। डन हो गया। इसका मतलब है ये जो है, ये क्या है? बैलेंस शीट। ये जो है ये क्या है? ये ना, हम यहाँ तक क्लियर है। जो बैलेंस शीट होती है इसकी कुछ एजर्शंस होती हैं। एजर्शंस क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट क्या एजर्शंस होती है? पहली एजर्शन होती है एग्जिस्टेंस, दूसरी होती है छेती कंप्लीटनेस, तीसरी होती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और चौथी होती है हमारे पास कौन सी? वैल्यूएशन। ये 4 एजर्शंस होती हैं बैलेंस शीट की। एजर्शन का मतलब क्या होता है? एजर्शन का मतलब होता है क्लेम करना। एजर्शन का उर्दू में मायने है दावा करना। तो जब मैनेजमेंट, अच्छा एफएस बनाने की जिम्मेदारी किसकी? तो जब मैनेजमेंट आपको एफएस में क्या लिख के देती है? इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री कितने की लिख के देती है? 100 रुपए की। तो टेक्निकली स्पीकिंग मैनेजमेंट आपसे 4 दावे कर रही है, 4 चीजों के ऊपर आपसे चैलेंज कर रही है। पहला चैलेंज, जल्दी छेती, ये इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में एग्जिस्ट करती है। ये इन्वेंट्री 100 रुपए की मेरे वेयर हाउस में एग्जिस्ट करती है। दूसरा दावा, जितनी भी इन्वेंट्री मेरे पास है वो सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड की हुई है। ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री मेरे पास एक्चुअल में 150 रुपए की है और मैंने रिकॉर्ड कितनी करी हुई है? 100 रुपए। ये कंप्लीटनेस के इन्वेंट्री कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करी आपने। तीसरी, इस इन्वेंट्री के ऊपर मेरा राइट है, मैं इसको कंट्रोल करता हूं। एसेट की तो डेफिनेशन ये थी कि आप उसको क्या करें? तो कंट्रोल तब करूंगा जब मेरा उसके ऊपर अभी ऑडिटर आ जाए और मैं कहूं मेरे पास 100 बाइकें पड़ी हुई हैं, कहेगा किधर है? मैं कहूंगा पीछे गली में, और मैं उसको और बराबर वालों की भी काउंट करवा दूंगा। मैं उसको बराबर बैठ के काउंट कर रहा हूं। बाइक एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या मेरा राइट है? नहीं, मेरा राइट नहीं है। एग्जिस्ट करती है लेकिन मेरा राइट, ऐसा भी हो सकता है बाइक एक्चुअल में मेरे पास 150 हो लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितनी करी हुई हो? 100 रिकॉर्ड की हुई। ये कौन सी एजर्शन होती है? कंप्लीटनेस। ये एजर्शन कौन सी होती है? इट मींस जब आपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड ना किया। तीसरी एजर्शन हमारे पास राइट्स है, और चौथी कि क्या ये इन्वेंट्री किसके हिसाब से है? IS2 के हिसाब से वैल्यू की है। आप क्या इसकी कॉस्ट फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, NRV, क्या ये सही डिटरमाइन की है कि नहीं की? क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो जब, अच्छा हमें फिलहाल बैलेंस शीट। तो एजर्शन का मतलब, अगर मैनेजमेंट आपसे कहती है ना मेरे पास 100 रुपए की इन्वेंट्री है, तो वो बेसिकली आपको किन 4 एरियाज पे चैलेंज कर रही है? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड। अगर आप IQ का ऑडिट करना है, ऑल्दो चेयर्स इन्वेंट्री तो नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको अज्यूम करता हूं इन्वेंट्री, अगर आप IQ का ऑडिट करना है तो मैं आपसे कहूंगा मेरे पास 1 लाख रुपए की चेयर्स हैं। मेरे पास कितने रुपए की चेयर्स हैं? मेरे एफएस में प्रॉपर्टी इन्वेंट्री के अंदर क्या लिखा हुआ होगा? 1 लाख। इसका मतलब है ये 1 लाख कैसे निकला होगा? एक होगा क्वांटिटी, दूसरा होगा रेट। सिंपल सी बात है यार, एक क्वांटिटी होगा, दूसरा भाई कितनी क्वांटिटी है आपके पास? भाई आपके पास 1000 क्वांटिटी है और हर क्वांटिटी कितने रुपए की है? 10 रुपए की। 10 रुपए का 100 रुपए का 100 रुपए की। तो टोटल कितना बना? क्या ये 1000 क्वांटिटी, पहली असर्शन जल्दी, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? सर दिखाएं तो चेयर्स ही 1000 कहाँ पड़ी है, लेके चले ऑडिटोरियम 1 में, लेके चले ऑडिटोरियम 2 में, लेकिन आप ऑडिट सैम्पलिंग बेसिस पे करोगे, आप 1000 के 1000 काउंट नहीं करोगे। आप कहोगे यार बड़ा रूम दिखा दो मुझे, ऑडिटोरियम 1 और ऑडिटोरियम 2 दिखा दो, तो वहां पे मेरी 400-500 चेयर्स वेरीफाई। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे भाई? अच्छा, दूसरी चीज
दूसरी चीज रेट। सर रेट, ये जो अमाउंट होगी, जो कॉस्ट पर यूनिट होगी, किसके हिसाब से डिटरमाइन हो रही होगी? क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मैनेजमेंट आपसे 4 दावे करती है: एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। कंप्लीटनेस का मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे कैंपस में 1200 चेयर्स हों, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितनी करी हुई है? जानी सीट पे खड़ो जी, सीट पे खड़ो। यार मुझे वो भिजवाओगे? ये ठंडी हो गई है चाय। हाँ जी, या फैन ओपन कर दो भाई, मुझे भी वैसे गर्मी लग रही है बहुत। चेयर पे जानी, चेयर के ऊपर। हाँ जल्दी जल्दी। तुम्हें दिख रहा है पीछे? मुश्किल हो रही, तुम भी खड़े हो जाओ, तो साइड पे हो जाओ। अच्छा, तो हमारे पास ये बात समझ आती है। तो एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ये 4 हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं भाई मेरे पास 10 लाख रुपए का प्लांट है, तो मैनेजमेंट क्या दावे करिए? पहला दावा कि भाई क्या ये प्लांट, अब ये प्लांट पड़ा हुआ होगा कोरंगी में, ये प्लांट पड़ा हुआ होगा इंडस्ट्रियल, मैं जाके चेक करूंगा कि क्या वाकई में प्लांट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो मुझे किसी और प्लांट दिखाता है। तो फिर अगला दावा कि क्या इस पे मेरा राइट भी है, और जो इसकी वैल्यूएशन आपने करी है IS 16 एंड IS 36। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अगेन मैं आपसे बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हम एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जो डिस्कशन होने जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब रेडी रहे? डन? यहाँ तक डन? अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। सर किसका ऑडिट कर रहे थे? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, किसका ऑडिट कर रहे थे? एयरलाइन इंडस्ट्री। कौन सी एयरलाइन थी? जब कतर एयरवेज का ऑडिट कर रहे थे, सबसे पहली चीज किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी? एनवायरनमेंट में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी? मैंने कहा ये कौन सी इंडस्ट्री है? सॉरी, जाओ, नहीं क्लास के बाद, अभी खड़े रहो, अभी आप खड़े रहे, आप क्लास के बाद जाइएगा, और कोई ज़रूरत नहीं है एडमिशन वगैरह लेने की। डन हो गया यहाँ तक? एक बड़ी सिंपल जी, हाँ नहीं, आप क्लास पूरी ले, खड़े रहे। जिस तरह आपने मुझे जलील किया तो आप भी जलील हो। जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, अपने काम छोड़ के आके आपको पढ़ा रहा है, आप लेट के आराम से मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो क्या घर में माँ बाप के साथ में भी ऐसे करते हो? और मुझे यहाँ पे भरम दिखा रहे हो कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से? सॉरी, नहीं आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप खड़े रहे ना, आप पीछे तो खड़े हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बच्चों कि हमने अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की लेनी होगी। जब मैंने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता चला कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में, मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है भाई कोविड चल रहा है। भाई कोविड से क्या होता है भाई? ये जो हमारे जहाज हैं ये तो यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों यूज नहीं हो रहा है? कनाडा ने बैन लगाया हुआ है, यूएस ने बैन लगाया हुआ है, मालदीव्स ने बैन लगाया हुआ है। भाई जहाज तो यूज, जब जहाज यूज ही नहीं हो रहे तो भाई कहाँ मसला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ मसला है? क्या जहाज एग्जिस्ट नहीं करता? जहाज तो एग्जिस्ट करता है। क्या मेरा राइट नहीं है? किस चीज का मसला है? सर वैल्यूएशन के ऊपर 2 IS है, पीपी के ऊपर IS 16 और IS, किस IS का मसला है? 6 का मसला है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इस इंफॉर्मेशन से अगर कोई मसला है तो कौन सी एग्जर्शन का मसला है? वैल्यूएशन का मसला है। इससे मेरा एग्जिस्टेंस या कंप्लीटनेस या एग्जर्शन का मतलब कि आप जब ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी बैलेंस शीट या किसी P&L के किसी स्पेसिफिक एग्जर्शन लेवल पे मसला है तो वो क्या कहलाएगा? आपका एग्जर्शन लेवल का रिस्क कहलाएगा। FS लेवल का रिस्क क्या होता है? सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। FS लेवल का रिस्क वो रिस्क होता है कि आप उसको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट तक अटैच नहीं कर सकते। अभी आपने क्या कहा? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एयरलाइन इंडस्ट्री, अगले ऑडिट किसका कर रहे थे? आपने कहा भाई नोकिया का जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो नोकिया के ऑडिट में तो मुझे पता चला कि मार्केट में तो नया कॉम्पिटिटर आ गया है।
आईफोन आ चुका है, सैमसंग आ चुका है, नई टेक्नोलॉजी लेके आ चुका है, तो इससे क्या होगा? मैंने कहा ये जो 3310 पड़ा हुआ है, 3310 क्या है? इन्वेंट्री। क्या 3310 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा वेयर हाउस में? क्या मेरा राइट नहीं है? मैंने बनाया। किस चीज का मसला है? वैल्यूएशन। कौन सी वैल्यूएशन? बस मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त। इट मींस आईफोन के आने से, सैमसंग के आने से, समझिएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूं, आईफोन के आने से, सैमसंग के आने से ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्वेंट्री की वैल्यू एजर्शन लेवल का रिस्क। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं ऑडिट कर रहा हूं हैस्कॉल का और मुझे पता चला है उसने फ्रॉड किया है, और मुझे पता चला है कि हैस्कॉल पे सीनियर मैनेजमेंट, डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोट नहीं कर रहा सही, क्योंकि अभी तक केस चल रहा है, तो मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं कि मैं एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं जिसमें मुझे पता चला है कि जी यहां तो, हाँ जी, यहां तो बच्चों अगर फ्रॉड हुआ है तो क्या यहां पे हो सकता है? जल्दी छेती छेती, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे। इट मींस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है। जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है तो मैं उसको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से लिंक, दैट विल बी कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा जी, जबरदस्त, क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, तो मुझे इन इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कि भाई पीपी की वैल्यूएशन का मसला है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उसने कहा मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है? 150। वेयर हाउस में कितनी पड़ी है? बाकी मैंने किसी और स्टोर कराई हुई है। सुना होगा कॉन्सेप्ट आपने, मैंने स्टोर कराई। कितनी क्वांटिटी स्टोर करवाई हुई है? 50। सप्लायर के पास पड़ी हुई है। अब सप्लायर के पास पड़ी है, अब मसला वैल्यूएशन का नहीं है, मसला है कि सप्लायर के पास ये एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, और क्या वाकई में इसके ऊपर आपका राइट है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चेंज होती रहेगी आपकी एजर्शन चेंज होती रहेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? सिर्फ ये एक ऐसा टॉपिक है ऑडिट रिस्क जिसमें हमारी 6 से 7 क्लासेस होंगी। हम सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों 1 सवा घंटे में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। डन हो गया यहाँ तक? अच्छा।